आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन सिंप्लेक्स मेथड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकती है। तो अगर हम अपनी लास्ट वीडियो की तरफ जाएं तो लास्ट वीडियो में हमने सिंप्लेक्स मेथड के बारे में सीखा था कि सिंप्लेक्स मेथड जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। इसमें क्या होता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्स्ट्रेंट के साथ डील कर रही होती है कि कंपनी के पास सिर्फ एक ही रुकावट है उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड का क्या मतलब है? सिंप्लेक्स मेथड एक ऐसा मेथड या एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें कंपनी के पास दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा स्कार्स रिसोर्स यूज कर रही होती हैं। अब इस स्कार्स रिसोर्स क्या था? ये लिमिटिंग फैक्टर था जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन को रोक रहा था। ये कंपनी की रुकावट थी। तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसा कोई फैक्टर यूज करें जो कि प्रोडक्शन को स्टॉप करे, तो उस फैक्टर को हम सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू डील करते हैं। और सिंप्लेक्स मेथड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि कंपनी के पास लिमिटिंग फैक्टर दो से ज्यादा हैं और ए ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा आउटकम देता है जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मतलब उसकी कॉस्ट जो है वो कम लग रही होती है। तो अब इसी से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम हमारे पास है गामा कंपनी की। साथ ही साथ अगर रिक्वायरमेंट पे आए तो रिक्वायरमेंट हमें अवेलेबल है कि शो करें ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर प्रोडक्ट्स दो से ज्यादा हैं और जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं वो भी दो से ज्यादा हैं, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कंपनी सिंप्लेक्स मेथड को यूज करेगी। हम यहाँ से अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गामा कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स अल्फा एंड बीटा। गामा कंपनी दो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, अल्फा एंड बीटा। बोथ अल्फा एंड बीटा यूजेस सेम मटेरियल एंड लेबर। दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम मटेरियल और सेम लेबर को यूज करती हैं। पर यूनिट मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड आर शोन बिलो। पर यूनिट कितना मटेरियल, कितना सामान और कितनी लेबर रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर नजर आ रही है, जिसमें एक प्रोडक्ट अल्फा और दूसरी है बीटा। मटेरियल ये कहा जाता है कि अल्फा के लिए 3 यूनिट्स चाहिए और बीटा के मटेरियल के लिए 5 यूनिट्स चाहिए। इसी तरह लेबर्स के अल्फा के लिए 5 आवर्स चाहिए और बीटा के लिए 2 आवर्स चाहिए। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी हमें नजर आ रहा है कि अल्फा का 5 रुपीज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, जबकि बीटा का 3 रुपीज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन शो हो रहा है। यहाँ पे साथ ही साथ फर्दर इंफॉर्मेशन में कहा जाता है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इन्फॉर्म दैट मैक्सिमम 15,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल आर अवेलेबल। अब यहाँ पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक कॉन्स्ट्रेंट आ गया है, एक रुकावट आ गई है कि 15,000 यूनिट से ज्यादा मटेरियल की यूनिट्स अवेलेबल नहीं होंगी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। साथ ही साथ एंड लेबर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर 10,000 आवर्स। और लेबर पर भी लिमिट लग गई है, मतलब लेबर भी जो है वो कॉन्स्ट्रेंट बन चुका है कि 10,000 घंटों से ज्यादा लेबर की आवर्स नहीं अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर दो हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और दो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। इसका ये मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है वो सिंप्लेक्स मेथड की कैटेगरी में लाई करेगा। हम इसको सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ एक और मजीद यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देयर आर नो लिमिट फॉर सेल वॉल्यूम ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सेल वॉल्यूम की कोई भी लिमिट नहीं है, कंपनी जितना चाहे सेल कर सकती है। अब हमने क्वेश्चन की ये तमाम इंफॉर्मेशन पढ़ ली है और रिक्वायरमेंट भी हमें पता है। हम अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो बनाएंगे। सोल्यूशन की तरफ अगर हम आए तो सबसे पहली चीज तो हम ये डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल कौन सा है जिस पे डिसीजन होगा। तो डिसीजन बेसिकली ये लेना है कि अल्फा के कितने यूनिट्स बनाएं अल्फा के लिए सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू और बीटा के कितने यूनिट्स हों कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें मिल सके। तो यहाँ पे हम
मतलब वेरिएबल कौन सा हो गया जिस पे डिसीजन है वो है अल्फा और बीटा। वेरिएबल का हमें पता है कि वेरिएबल को हम एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स को हम कह देंगे कि वो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अल्फा है, मतलब अल्फा के नंबर ऑफ यूनिट्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम y को नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से। यहाँ पे हमने जो पहला स्टेप है वो कर लिया है, दोनों वेरिएबल्स को हमने x और y में कंसीडर कर लिया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जिसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग में अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, यहाँ पर भी हम अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कॉस्ट अवेलेबल नहीं है बल्कि सिर्फ कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है। और हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में भी यही सीखा था कि जहाँ पर कंट्रीब्यूशन अवेलेबल होगा, इसका ये मतलब है कि कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने कंट्रीब्यूशन को या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करे। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात की जाएगी तो उसके लिए हम एक इक्वेशन बनाएंगे, किस तरह से कि हमने अल्फा को कह दिया है कि वो x है और हमने बीटा को कह दिया है कि वो y है। तो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तब टोटल कंट्रीब्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे 5x मतलब 5 अल्फा प्लस 3 बीटा मतलब 3y। तो यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 5x 5 ऑफ अल्फा एंड 3 ऑफ बीटा। तो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब ये हमारे पास हो गया है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने देखना है कॉन्स्ट्रेंट को कि कॉन्स्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। अगर कॉन्स्ट्रेंट्स की तरफ आए तो कॉन्स्ट्रेंट हमें क्वेश्चन में ही अवेलेबल हैं कि मटेरियल और लेबर जो है, मटेरियल के यूनिट्स और लेबर के यूनिट्स जो हैं, लेबर के जो आवर्स हैं, ये कंपनी के पास लिमिटेड अवेलेबल होंगे। तो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट बना लेना है। और कॉन्स्ट्रेंट किस तरह से बनेगा कि मटेरियल के अल्फा के लिए 3 यूनिट्स हैं मतलब 3x प्लस बीटा के लिए 5 यूनिट हैं 5 y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम इसके ट्रिपल जीरोस को खत्म करके 15 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इस तरह से कुछ बनाएंगे इक्वेशन कि 3 इंटू 5 करें तो ये 15 बनता है। और साथ ही साथ नेक्स्ट है हमारे पास 5 इंटू 2 करें तो ये 10 बनता है। तो हमने कॉन्स्ट्रेंट का मतलब हमें लिमिट दे दी गई है। हमने किस तरह से कॉन्स्ट्रेंट बनाना है कि पहले जो है वो मटेरियल का कॉन्स्ट्रेंट बनेगा जिसमें हम क्या करेंगे कि 3x प्लस 5y और ये इक्वल्स टू या लेस देन 15 होना चाहिए। 15 जो है ये दोनों का टोटल है और 15,000 जो है वो यहाँ पे अगर हम इसको थाउजेंड्स में लेते तब हमारे पास आता, लेकिन यहाँ पर 15 से बिलो या 15 के इक्वल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से लेबर का कांस्टेंट भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते हैं कि हम इसके कॉन्स्ट्रेंट्स में स्लैक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो यहाँ पे हम स्लैक को जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो एक जो स्लैक है वो हम मटेरियल में डाल देंगे और दूसरे स्लैक को हम लेबर में डाल देंगे। वो हम किस तरह से डालेंगे कि यहाँ पर हमने मटेरियल की सेम इक्वेशन लिखनी है, लेकिन 5y के साथ हमने एक और स्लैक की आइटम इंक्लूड कर देनी है, S1 को इंक्लूड कर देना है। और स्लैक हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं हम अपनी लास्ट वीडियो में इसको जान चुके हैं। इसी तरह से अब मटेरियल के बाद हम लेबर की तरफ आ जाएंगे और लेबर में हम स्लैक टू S2 को ऐड कर देंगे। इसका ये मतलब होता है कि हम इसमें एक एडिशनल यूनिट को ऐड कर रहे हैं, इसमें अभी इतनी गुंजाइश है। तो यहाँ पे हमने मटेरियल में S1 और लेबर में S2 को ऐड कर दिया है। उसके बाद जिस तरह हमने इस कॉन्स्ट्रेंट में स्लैक को इंट्रोड्यूस करवाया है, इसी तरह से हम कंट्रीब्यूशन में भी इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा हम डिफरेंटली करवाएंगे। और वो किस तरह करवाएंगे कि यहाँ पर 5x, जिस तरह से यहाँ पर 5x प्लस 3y प्लस 0 S1 जो स्लैक इंट्रोड्यूस कराएंगे उसके लिए हम कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन 0 है। इसी तरह से S2 के लिए भी कंट्रीब्यूशन 0 है। तो यहाँ पर जो एक मटेरियल का आ रहा है स्लैक और दूसरा लेबर का स्लैक आ रहा है। इस तरह से हमने कंट्रीब्यूशन जितने भी हमने स्लैक इंट्रोड्यूस करवाने हैं उन तमाम स्लैक्स को हमने कंट्रीब्यूशन में हमेशा ऐड करना है, ताकि ये पता चले कि एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से कितना कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे फिलहाल 0 हम लिखेंगे कि 0 कंट्रीब्यूशन स्लैक 1 और 2 की वजह से इंक्रीज होगा। अब यहाँ से आगे हमने क्या करना है, यहाँ से आगे हमने बनाना है एक टेबल।
जिस टेबल से हमने स्लैक का काम जो है वो स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो हम टेबल के ऊपर जो बेसिक उसकी हेडिंग्स हैं उनको लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये बेसिक वेरिएबल का कॉलम है, यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट भी बताते हैं और कॉस्ट भी बताते हैं कि अभी क्या चीज है। एक्स, वाई, S1, S2 और मिनिमम रेशो, ये और स्लैक यहाँ पे हमने सिर्फ 1 2 लिखा है। जितनी स्लैक्स होंगी उसको हमने S1, S2, S3, S4, S5 जितनी भी होंगी उस तरह से हर कॉलम को सेपरेटली ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 स्लैक्स हैं इसलिए हमने S1 और S2 को ऐड किया है। उसके बाद वेरिएबल्स भी हमारे पास दो ही हैं, एक है X और दूसरा है Y। तो हमने यहाँ पर एक X और दूसरे Y को लिख दिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिक वेरिएबल जिसके लिए हम सिंप्लेक्स मेथड को यूज कर रहे हैं वो है वो एक्स्ट्रा यूनिट जो हमने प्रोडक्शन में ऐड करनी है, और वो है S1 और S2। क्योंकि मटेरियल और लेबर से रिलेटेड हम वर्किंग जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग में कर लेते हैं। यहाँ पे नया हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो बेसिक वेरिएबल जो इसका होगा वो हो जाएगा स्लैक, क्योंकि स्लैक सिंप्लेक्स मेथड सारा बेस ही स्लैक पर करता है। उसके बाद अगर कॉस्ट की तरफ आए तो कॉस्ट तो हमारे पास 0 है। कॉस्ट हमें ना S1 के लिए अवेलेबल है ना हमें S2 की, जैसे यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन है बेसिकली 0 और 0, तो यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। उसके बाद कांस्टेंट की बारी आती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कांस्टेंट क्या चीज है, ये जो हमारे पास कांस्टेंट में 15 और 10 है ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें इस इक्वेशन के थ्रू ये पता चल रहा है कि ये जो मटेरियल की यूनिट्स होंगे वो 15 से अबव नहीं होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। इसी तरह लेबर भी 10 जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे हम 15 और 10 लिख देंगे। और ये कौन सा वाला 15 और 10 लिखा है, ये मटेरियल का जिसमें S1 आ रहा है। यहाँ पर सारी वो वेरिएबल्स, यहाँ पर सारी वो चीजें लिखनी है जो कि S1 और S2 में आ रही हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो कंट्रीब्यूशन में 0 और 0 S1 और S2 के साथ था, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया। कांस्टेंट में हम आए तो 15 और 10 इंट्रोड्यूस स्लैक वाली जो न्यू इक्वेशन हमने बनाई है उसमें आ रहा था, हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगर हम स्लैक में ही आए तो x को देख सकते हैं कि S1 के साथ जो x है वो आ रहा है 3 और जो S1 के साथ y है वो आ रहा है 5। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। उसके बाद हमने इक्वेशन में देखना है S1 वाली इक्वेशन में कि S1 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो एक दफा आ रहा है, हमने यहाँ पर 1 एंटर कर दिया। इसी तरह से हमने देखना है कि पहली इक्वेशन में जहाँ पे S1 को हम सारा काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे S1 की सीरीज चल रही है, तो हम देख सकते हैं कि S2 कहीं आ रहा है इसमें, तो S2 नहीं आ रहा, हम इसमें 0 लिख देंगे। इसी तरह से जब हम S2 के लिए करेंगे तो मटेरियल में देखें तो S2 नहीं है, लेबर में S2 है, तो x के साथ जो है वो 5 है और y के साथ जो है वो है 2। साथ ही साथ S1 S2 वाली फिगर में नहीं, S2 वाली इक्वेशन में नहीं आ रहा, तो इसमें हम 0 कर देंगे। जबकि S2 S2 वाली इक्वेशन में आ रहा है उसकी जगह हम कर देंगे 1। तो ये हमारे पास बन गया है सिंप्लेक्स मेथड का टेबल, जिसके ऊपर पूरा सिंप्लेक्स मेथड परफॉर्म होगा। मजीद इसको किस तरह से सॉल्व करना है हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक इस वीडियो में हमने जाना कि सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, और अभी तक हमने प्रॉब्लम में टेबल को बना लिया जो कि सिंप्लेक्स मेथड की कोर सॉल्यूशन है।